हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है जेएआईबी समरी सीरीज में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। मॉड्यूल बी बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉड्यूल बी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। तो आज हम लोग मॉड्यूल बी की क्लास नंबर 14 डिस्कस करेंगे दोस्तों। और क्लास नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम लोग लॉ रिलेटेड टू रिकवरी इसको स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले जेएआईबी सीईआईबी बाय अरविंद सर, ये मेरा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी डाउट है पीपीबी के रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की। किसकी बात करेंगे? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। क्या होता है डीआरटी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश ट्रिब्यूनल कॉल्ड डीआरटी। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये एम्पावर यानी पावर होती है कि वो ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश कर सकता है। और इस ट्रिब्यूनल का नाम होता है डीआरटी यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डीआरटी यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, टू एक्सरसाइज द जुडिक्शन पावर अथॉरिटी कन्फर्ड अंडर द डीआरटी एक्ट। तो इसको जो भी पावर दी गई हैं, जो भी जुडिक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, वो डीआरटी एक्ट के तहत दी गई हैं। तो द ट्रिब्यूनल इज मेड ऑफ ओनली वन पर्सन। ये ट्रिब्यूनल जो होता है वो एक ही व्यक्ति से बना होता है और उस अधिकारी को कहा जाता है प्रिसीडिंग ऑफिसर यानी पीओ। क्या कहा जाता है? प्रिसीडिंग ऑफिसर कहा जाता है। द पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज पीओ। अब मान लो डीआरटी में जो अधिकारी होता है जिसे हम प्रिसीडिंग ऑफिसर कहते हैं, तो पीओ कौन बन सकता है, किस क्वालिफिकेशन का आदमी बन सकता है? तो ही इज और हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। यानी जिस व्यक्ति को आप डिस्ट्रिक्ट जज बनाने की, जिस डिस्ट्रिक्ट जज बनने की जिसके पास क्या होती क्वालिफिकेशन होती है, उसी व्यक्ति को हम प्रिसीडिंग ऑफिसर के पद पर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, पहला केस याद रखिएगा। और अगर डीआरटी में कोई भी प्रिसीडिंग ऑफिसर बनता है तो उसको 5 ईयर का कार्यकाल यानी ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है, या फिर उसकी उम्र 65, 5 ईयर के लिए ऑफिस, 5 ईयर्स के लिए ऑफिस और 65 ईयर ओल्ड, है ना, ईयर एज के पार्ट पे, इनमें से जो भी अर्लियर हो जाए उतने समय के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा एज अ प्रिसीडिंग ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, तो द ट्रिब्यूनल इज पावर विद वन और मोर रिकवरी ऑफिसर। इस ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि एक या एक से ज्यादा रिकवरी ऑफिसर अपने साथ रख सकते हैं। सो द स्टाफ विल वर्क अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द पीओ। यानी जो भी स्टाफ यहाँ पे वर्क करेगा वो किसके अंडर में काम करेगा? वो प्रिसीडिंग ऑफिसर के अंडर में काम करेगा। अब डिस्पोजल, अगर मान लीजिए कोई केस आता है किसके पास? डीआरटी के पास, तो उसे जिस दिन केस आया है उससे 180 दिन के अंदर उसे डिस्पोज करना होगा केस, यानी 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 महीने में उसको डिस्पोज करना होगा केस, यानी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा 6 महीने के अंदर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखो एक बात और बता दें, अगर आप डीआरटी के पास, किसके पास? डीआरटी के पास अगर आप मतलब रिकवरी के लिए अप्लाई करते हैं, किसके लिए? रिकवरी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो किस केस में आप रिकवरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जहां पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है दोस्तों? 20 लाख, 20 लाख एंड अबव। अगर 20 लाख और उससे ऊपर के अमाउंट की बात है तो वहां पे आप डीआरटी के पास जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई केस डीआरटी में दिया, ठीक है, और डीआरटी ने अपना निर्णय दिया। ठीक है, तो दोनों पक्ष में से अगर कोई भी पक्ष डीआरटी के फैसले से सहमत नहीं है तो वो क्या कहीं अपील कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो डीआरएटी के पास, किसके पास? डीआरएटी के पास अपील कर सकता है, डेब्ट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, तो एपलेट ट्रिब्यूनल इज एस्टैब्लिश अंडर द सेक्शन 8(1) ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो जो एक्ट है उसका सेक्शन 8(1) के तहत डीआरएटी की स्थापना की बात की गई है। और पर्पस ऑफ प्रिफरिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द डीआरटी। यानी जो भी ऑर्डर डीआरटी पास करता है, डीआरटी जो भी ऑर्डर क्या करेगा दोस्तों? पास करेगा। जो भी ऑर्डर क्या करेगा? पास। ठीक है, उस ऑर्डर के खिलाफ यदि आप अपील करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं दोस्तों? अपील करना चाहते हैं किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द डीआरटी, यू कैन अपील विद डीआरएटी। आप किसके पास अपील कर सकते हैं? डीआरएटी, डेब्ट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल। और डेब्ट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो अधिकारी लीड करते हैं उन्हें चेयरपर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों?
चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखता है, यानी ऐसा कैंडिडेट जो हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है, उसी को चेयरमैन बनाया जाता है, चेयरपर्सन बनाया जाता है। किसका? डीआरएटी का। किसका? डीआरएटी का। सो अ पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरपर्सन इफ ही इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, हैज बीन मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस ग्रेड 1 ऑफिसर, और प्रिसीडिंग ऑफिसर के तौर पे उसने कार्यकाल किया हो 3 साल। तो 3 कंडीशन है। पहला, अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन रखता है, उसको बनाया जा सकता है, या वो इंडियन लीगल सर्विस में ग्रेड 1 ऑफिसर रहा है, कितने साल? 3 इयर्स। या फिर वो प्रिसीडिंग ऑफिसर रहा है, कितने साल? 3 इयर्स। तो ये जो पद पे लोग हैं, इनको आप एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं डीआरएटी में। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो ये कितने दिन के लिए ऑफिस को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे भी 5 ईयर का क्राइटेरिया है, 5 इयर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ 70 ईयर ऑफ एज का पार्ट आएगा, तो 70 ईयर्स। ठीक है। इन दोनों टाइम में से जो भी अर्लियर हो जाए, जो भी पहले हो जाए, उतने समय के लिए ये ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑर्डर डीआरटी ने पास किया था, डीआरटी ने कोई ऑर्डर क्या किया? पास किया। तो ऑर्डर पास करने के कितने दिन के अंदर, है ना, कितने दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं? तो आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर अपील आप फाइल कर सकते हैं? कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। किसके पास? डीआरएटी के पास। किसके पास दोस्तों? डीआरएटी के पास आप अपील फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज, जिस दिन भी। तो अपील शुड बी फाइल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ ऑर्डर रिसीव, है ना, जिस दिन आपको ऑर्डर की जो रिसीव हुई है कॉपी, यहां पे एक वर्ड बदल दीजिए, रिसीव कर दीजिए। ऑर्डर कॉपी रिसीव्ड, ऑर्डर कॉपी रिसीव्ड जब आपको रिसीव्ड होगी, उसके 30 डेज के अंदर आप डीआरएटी के पास अपील कर सकते हैं। और यदि आप डीआरएटी के पास अपील करते हैं, तो जो भी आपका क्या होगा दोस्तों? जो भी आपका अमाउंट होगा, है ना, जो भी आपका अमाउंट होगा, उसका सेक्शन 21 के तहत, किसके तहत? सेक्शन 21 के तहत जो भी आपका डिस्प्यूट अमाउंट है, क्या है दोस्तों? डिस्प्यूट अमाउंट है, जितना भी डिस्प्यूट वाला अमाउंट है जिस पे डिस्कशन चल रहा, उसका 50% पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा डीआरएटी के पास। ठीक है दोस्तों। तो एप्लेट ट्रिब्यूनल सेल अटेम्प्ट दैट अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ फाइनली विद इन 6 मंथ। तो अब डीआरएटी को भी 180 दिन के अंदर ही जो आपकी अपील है उसको क्या करना होगा? डिस्पोज करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो ये आपके दो चीजें आती हैं, जहां पे 20 लाख या उससे ऊपर के अमाउंट की बात होती है, तो हम बात करते हैं डीआरटी की और डीआरएटी की। ठीक है। नाउ अब आपके पास एक और एक्ट है, दैट इज कॉल्ड सरफेसी एक्ट, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट कब आया था? 2002 में आया था। और सरफेसी एक्ट में सरफेसी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट फॉर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों। तो सरफेसी एक्ट एम्पावर्स बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इन्फोर्स सिक्योरिटीज इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर। यानी अगर किसी बोरोवर ने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है, क्रेडिट ले रखा है, किससे दोस्तों? बैंक से। किससे? बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और ये क्रेडिट का रीपेमेंट, अगर वो रीपेमेंट को क्या कर देता है? डिफॉल्ट, रीपेमेंट को क्या कर देता है? डिफॉल्ट कर देता है, तो बैंक के पास अधिकार होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास अधिकार होता है कि वो इन्फोर्स कर सकता है सिक्योरिटी, इन्फोर्स कर सकता है किसको? सिक्योरिटी को। किसको दोस्तों? सिक्योरिटी को वो इन्फोर्स कर सकता है अंडर सरफेसी एक्ट। ठीक है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ आइदर सिविल कोर्ट और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और इसके लिए उसे किसी के पास नहीं जाना है, ना ही कोर्ट के पास जाना है, ना ही कोर्ट के पास जाना है, और ना ही उसे किसके पास जाना है? डीआरटी के पास जाना है। ठीक, बशर्ते ये पूरे देश में एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। अब देखो क्या लिखा है, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू केसेस वेयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट्स इज मोर देन 1 लाख। यानी ये एक्ट तभी एप्लीकेबल होगा जहां पर 1 लाख रुपए से ऊपर की सिक्योरिटी को रखा गया है फाइनेंशियल एसेट्स के अगेंस्ट में। ठीक है। और जो अमाउंट ड्यू है वो 20% या उससे ज्यादा अमाउंट ड्यू है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। ठीक है दोस्तों।
अगला आता है केस के एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर लैंड, यानी अगर आपने लोन लेते समय एग्रीकल्चर लैंड को किसके पास रखा हुआ है, बैंक के पास, किसके पास रखा हुआ है, बैंक के पास रखा हुआ है, तो उस सिक्योरिटी के ऊपर सरफेसी के तहत आप कार्रवाई नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर लैंड पर सरफेसी एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। नाउ डेब्ट ओड टू अ सिक्योर क्रेडिटर विल गेट प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर क्लेम्स इंक्लूडिंग अदर डेब्ट और ऑल रेवेन्यू टैक्सेस सेसेस एंड ड्यू पेबल टू सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज। अब देखो समझ लो, कंडीशन सिंपल है कि अगर मान लीजिए आपका जो भी डेब्ट है, ठीक है दोस्तों, उसको सिक्योर क्रेडिटर का मतलब क्या है, सिक्योर क्रेडिटर का मतलब है कि जब भी क्रेडिटर ने आपको लोन दिया था उसके अगेंस्ट में आपसे क्या ले ली थी, कोई ना कोई सिक्योरिटी, तो वो हो गया सिक्योर क्रेडिटर। ठीक है दोस्तों, डन। तो जब भी ये रिकवरी करेगा इसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी अपने लोन की रिकवरी की और दूसरी चीजों की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आज सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व 2 स्टेज। तो जब सिक्योरिटाइजेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 स्टेज इन्वॉल्व होती हैं। पहली स्टेज होती है फर्स्ट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड अनडिवाइडेड इंटरेस्ट देयरइन। तो अब जैसे जब भी आप सिक्योरिटाइजेशन करते हैं तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एसपीबी होती हैं, वो सबसे पहले बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल एसेट्स को एक्वायर करती हैं और सेकंड स्टेप क्या होता है कि वही एसपीबी इशू करती है सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को किसके फेवर में, इन्वेस्टर्स के फेवर में। किसके लिए, फॉर रेजिंग मनी फ्रॉम देम। तो वो डिवेंचर वगैरह जारी करके इन्वेस्टर से पैसा क्या कराती हैं, इन्वेस्ट कराती हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या कहता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड इन द डिवेंचर कैन नॉट बी लेस देन 1.5% above the bank rate as on the date of issue of the debenture। तो जब भी कोई बैंक सिक्योरिटाइजेशन के तहत सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स के लिए जारी करता है ना, तो जितना भी बैंक रेट होगा, क्या होगा दोस्तों, बैंक रेट होगा, बैंक रेट प्लस 1.5%, 1.50%, इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर नहीं कर सकता। पहला केस। ठीक है दोस्तों। दूसरा केस क्या है कि जो डिवेंचर्स एंड द पीरियड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ। तो जो रिडेम्पशन पीरियड होगा, रिडेम्पशन पीरियड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, रिडेम्पशन पीरियड की बात करें, तो वो 6 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा आप उसे आप उसे एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। तो ये है सिक्योरिटाइजेशन। अब देखो क्या कह रहा है, द सिक्योर क्रेडिटर इज रिक्वायर्ड टू सर्व अ पोजेशन नोटिस ऑन द बोरोवर बाय अफिक्सिंग द सेम ऑन आउटडोर और एट कंस्पिशियस प्लेस। अब जब सरफेसी के तहत कार्रवाई की जाएगी, किसके तहत, सरफेसी एक्ट के तहत क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाती है। तो आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहली चीज तो आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपी अनाउंस हो जाना चाहिए, पहला केस। ठीक। दूसरा केस, आपका जो लोन है वो क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड। अगर आपका लोन सिक्योर्ड नहीं है तो आप सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते, है ना। आउटस्टैंडिंग की बात करें तो आउटस्टैंडिंग की बात क्या की गई है, 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग, है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना, मिनिमम होना चाहिए। सेकंड बात, एग्रीकल्चर लोन पे आपका सरफेसी एक्ट काम नहीं करेगा, यानी एग्रीकल्चर लैंड को अगर सिक्योर किया गया है लोन के अगेंस्ट में तो वहां पे सरफेसी एक्ट काम नहीं करेगा। अब सरफेसी के तहत जब भी कोई बैंक क्या करेगा, कार्रवाई करेगा, तो बैंक सबसे पहले 60 डेज का क्या प्रोवाइड करेगा, बोरोवर को नोटिस, क्या प्रोवाइड करेगा, नोटिस के भैया अब हम आपकी जो भी सिक्योरिटीज हैं उन पे हम पोजीशन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पोजीशन ले लेंगे। पोजीशन माने क्या होता है, अपने अधिकार में, है ना। और पोजीशन के लिए पहले क्या काटा जाता है, रिकवरी चालान, है ना, रिकवरी चालान के तहत। तो पोजीशन के लिए 15 से 60 दिन का नोटिस कि भैया या तो जमा कर दो लोन या तो हम आपका क्या ले लेंगे, पोजीशन ले लेंगे। और ये जो नोटिस जारी होता है इसको 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में आपको छपवाना पड़ता है। लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज का एक न्यूज़पेपर होना जरूरी है अगर वहां पे कोई लीगल मतलब लोकल लैंग्वेज चलती है। फिर अब क्या होता है, 30 डेज बिफोर सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये डिसाइड हो गया कि भैया इनकी सिक्योरिटीज पे बैंक ने क्या ले लिया, पोजीशन ले लिया। अब बैंक इसको क्या करने जा रहा है, सेल। तो सेल करने के 30 दिन पहले 30 डेज बिफोर इनको क्या करना होगा, ये नोटिस किसको फिर भेजेंगे, बोरोवर को, कि हम आपकी प्रॉपर्टी को क्या करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, अब ये जब सेल करेगा कोई भी बैंक अगर क्या करता है, प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ना। प्रॉपर्टी को जब सेल करेगा तो कोई ना कोई खरीदेगा, उसे क्या कहते हैं, परचेजर। क्या कहते हैं, परचेजर।
अब परचेजर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जब भी वो परचेजर ऑफर देगा इनको, उसी टाइम उसे 25% अमाउंट को डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। यानी सेम डे कर दे या उसके नेक्स्ट डे, सेम डे और नेक्स्ट डे, वो क्या कर दे, नेक्स्ट डे क्या कर सकता है, 25% अमाउंट को उसको डिपॉजिट करना होगा। अब जो रेस्ट अमाउंट बचा, रेस्ट अमाउंट कितना बचा, रेस्ट अमाउंट बचा है कितना, 75% अमाउंट, है ना, यही बचा ना, 25% कर चुका है। तो द बैलेंस अमाउंट सेल बी पेड ऑन और बिफोर द 15 डे ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सेल। अब जिस दिन उसको कंफर्मेशन हो गई किसकी, सेल की, कंफर्मेशन ऑफ सेल जैसे ही हो जाएगा, उसके 15 डेज, 15th डे पे वो क्या करेगा, रिमेनिंग अमाउंट को जमा करेगा, ठीक, डन है। और सच एक्सटेंड पीरियड आर एग्रीड अपॉन बट मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ। अगर इस 15वें दिन जमा नहीं कर पाया तो अगर वो एक्सटेंड किया जाता है, क्या किया, टाइम पीरियड, तो उसे मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने महीने के लिए, मैक्सिमम 3 महीने, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो ये था आपका दोस्तों सरफेसी एक्ट। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। और अगर हम बात करें, आप JAIB एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं नवंबर 2025, तो आप हमारे महापैक के थ्रू जुड़ सकते हैं। यह है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर JAIB प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके ऑल 4 कंपलसरी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, चारों पेपर कवर हो जाते हैं। और इनसे रिलेटेड आपको मल्टीपल बैचेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे शुरुआत में आप फाउंडेशन कंप्लीट करते हैं, फिर MCQ बैच करते हैं, फिर लास्ट में कैप्सूल, तो सभी बैच आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विज़ेस एंड 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 3999 और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन मिलता है 5999 रुपए में। साथ ही साथ यदि आप हमारे फाउंडेशन कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं चारों सब्जेक्ट के, तो आप फाउंडेशन और फाउंडेशन 2.0 बैच के साथ जुड़ सकते हैं 1999 रुपए में। अगर आपका कोई इंडिविजुअल पेपर या 2 पेपर रह गए तो आप इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं 799 रुपए मात्र में, ठीक है दोस्तों। और आपके लिए हमारी सेट ऑफ 4 बुक्स JAIB बैंकर्स एज बुक आपके लिए अवेलेबल है मात्र 1224 रुपए में अमेजन और फ्लिपकार्ट। क्यों हम इन बुक को प्रेफर करें? सबसे पहली बात तो चारों पेपर की बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। दूसरा, इस किताब को बहुत ज्यादा लेंदी ना रख के कंसाइज रखा गया है, जिससे कि आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लें, बट छोड़ के नहीं, सब कुछ उसमें इंक्लूड करके एग्जिस्टिव थ्योरी के साथ उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप माइंड मैप फॉर क्विक रिवीजन, आप आसानी से फटाफट रिवीजन कर लें। हिंट एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं, हर एक टॉपिक में हिंट, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं उनको। साथ ही साथ क्वेश्चन विद द केस स्टडीज, हर एक यूनिट के बाद आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो बढ़िया बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक ऑफर और है, रेफर एंड अर्न, यानी आप हमारे कोर्सेज को अगर रेफर करते हैं, ठीक है, अपने कलीग्स को, है ना, अपने जूनियर्स को या आप अपने सीनियर्स को, तो जो भी वो सीनियर या जो भी वो मतलब कलीग्स होंगे, अगर उन कोर्सेज को बाय करते हैं तो जितने का वो कोर्स बाय करेंगे उसका 10% आपके PW वॉलेट में आ जाएगा। और उस 10% के अमाउंट को आप या तो UPI के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या PW कोर्स में। तो ये मतलब कुल मिला के एक आपके लिए ऑफर है जहां पे आप रेफर करके अर्न कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर इसके बाद कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक IBC 2016 के साथ। थैंक यू वेरी मच।